गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं पार्ट 3 लेकर के आया हूँ, नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, केवल शॉर्ट ओवरव्यू केवल इस चैप्टर का चाहिए, 20-25 मिनट का पूरे चैप्टर को समेट लूँ, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये आगे वाला जो भी क्लास 10th में आएंगे, जो भी स्टूडेंट आएंगे, तो उनके लिए ये एक बेहतर जो है नोट्स उभर करके आएगा उनको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा कर दे रहा हूँ। और जो भी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ही दिल से आभार है। और मुझे और मोटिवेट करने के लिए, मुझे इस प्लेटफॉर्म में आगे करने के लिए और थोड़ी सी मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में आपका मेहनत चाहता हूँ कि मुझे प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि पार्ट 3 देख रहे हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये कैसे जो है जर्मनी और इटली बनाते हैं। तो क्या सर आपके मन में सब ये क्वेश्चन होगा कि सर क्या पहले क्या जर्मनी और इटली जैसा नाम कंट्री नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, जर्मनी और इटली नहीं थे। क्या थे? इन लोग जो है बड़े बड़े टुकड़ों में बटे हुए थे, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, और अलग अलग जगह पर जो है अलग, मतलब सपोज कर लीजिए ये कोई एक जगह है, ये कोई बी जगह है, और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोला जाता है यहाँ भी वही लैंग्वेज बोला जाता है। फिर यहाँ कोई सी पॉइंट है, यहाँ भी सेम लैंग्वेज बोला जाता है जो 1 और 2 में बोला जाता है। तो ये तीनों को हम कैसे एक कर दें, उनके मन के अंदर जो है, दिल के अंदर जो है एक जज्बा फील कर दे कि हमारा भी एक बाउंड्री होता और हम जैसा लोग एक भाषी जो हैं एक ही जगह रहते। तो ये जो फीलिंग्स उनके अंदर आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनलिज्म। तो यहाँ भी हम नेशनलिज्म का ही एक पार्ट देख रहे हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो देखेंगे कि कैसे जो है जर्मनी और इटली बनता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दो में से कोई एक लिखने के लिए एग्जामिनेशन में आता ही है, राइट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। या तो इटली का पूछेगा या तो जर्मनी का पूछेगा, तो इस पर बढ़िया से आप उनको नोट्स बना लें। चलिए देखते हैं कि जो भी हमने देखा था, अभी तक जितने भी हम लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट देखे नेशन बनाने के लिए, और जो उनके अंदर फीलिंग आ रही है नेशनलिज्म का, वो अभी तक हम देख रहे थे किसके द्वारा आ रहा था। लिबरल्स के द्वारा हो रहा था, या तो फिर वर्कर्स के द्वारा हो रहा था, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा हो रहा था, वुमेन के द्वारा हो रहा था। लेकिन अब जो है जर्मनी और इटली, इन लोगों के द्वारा क्रांति नहीं लाई जाएगी। तो किनके द्वारा आर्मी, किनके द्वारा जो है ये प्रोसेस जो है नेशनलिज्म का, वो किसके द्वारा लाई जाएगी? तो आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो है जिनके द्वारा, जिसके लिए, जिसके खिलाफ ये लोग मिल करके लड़ रहे थे, वही जो है यहाँ पर रोल प्ले करेंगे नेशनलिज्म लाने के लिए। अर्थात जो कंजर्वेटिव थे वही लोग जो हैं जर्मनी और इटली को एक करेंगे, यहाँ के लोगों के अंदर जो है फीलिंग्स लाएंगे कि भाई हम जो है एक बाउंड्री बनाए और नेशन उसको कहे, और इसी नेशंस के प्रति हमारा एक फीलिंग्स होगा नेशनलिज्म। तो मजेदार की बात है ना, अभी तक हमने पढ़ रहा था कि रेवोल्यूशन हो रहा था कंजर्वेटिव के खिलाफ, लेकिन अब यहाँ कंजर्वेटिव ही जो है यहाँ पर रेवोल्यूशंस ला रहे हैं जर्मनी और इटली को बनाने के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर? तो देखें, nationalist sentiments were often mobilized by conservative for promoting state power and achieving political dominance over Europe। अभी तक हमने क्या देखा था कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है कंजर्वेटिव के द्वारा ही जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट जो है पॉलिटिकल डोमिनेशन पूरे यूरोप में लाया गया। अब देखें यहाँ पर जर्मनी जो है, यहाँ 39 स्टेट्स में बटे हुए हैं। पहले मैं बता चुका हूँ पहले कि ये कितना 300 प्लस स्टेट में बटे हुए थे, लेकिन इसको 39 स्टेट में समेटने का काम कौन किया था? यही नेपोलियन साहब किए थे। और ये जो नेपोलियन का एक अच्छा काम था, जो हम देखे थे कांग्रेस ऑफ वियना में जो बैठे थे लोग
नेपोलियन को हरा करके जो उनके साथ ट्रीटी किए थे, ट्रीटी ऑफ वियना, तो सब कुछ चेंज कर दिए थे, लेकिन एक चीज चेंजिंग नहीं किए थे नेपोलियन का, वो चीज है उनका 39 स्टेट जर्मन को बांटना। ये चीज अनलिप्त छोड़ दिए थे उन लोग, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जर्मन कन्फेडरेशन। अब देखिए, जैसे एक फिगर के माध्यम से आपको देखने को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि ये देखिए, एक सपोज कर लीजिए एक जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है 39 स्टेट्स में बटा हुआ है, अलग अलग, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ पर हम देखेंगे जर्मन पीपुल, यहाँ के जितने भी लोग थे एक साथ आते हैं, 1848 में एक साथ आते हैं और जर्मनी नेशंस के रूप में बनाने का काम करेंगे। और वो नेशन कैसा होगा, वो इलेक्टेड पार्लियामेंट होंगे, मतलब पार्लियामेंट होंगे। यहाँ के जो पार्लियामेंट होता है यहाँ को कहते हैं ड्यूमा, ठीक है। इस ड्यूमा को जो है यहाँ पर जो काम करेंगे, सॉरी ड्यूमा नहीं, सॉरी मैं बोल दिया गलत, रशिया का ड्यूमा है, ठीक है। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में कैसे लोग आएंगे, अब इलेक्ट होकर के आएंगे, ठीक है। यानी यहाँ के जो जर्मन कन्फेडरेशंस के लोग हैं 1848 में एक साथ होंगे और इन लोग तय करते हैं कि हमारे लिए भी एक नेशन होना चाहिए। और नेशन में जो यहाँ नेशन के जो हेड होंगे, यानी जो सरकार बनेगी, वो कैसे लोग होंगे, इलेक्टेड लोग होंगे। और इलेक्टेड लोग कहाँ बैठेंगे, पार्लियामेंट बनेंगे, यानी पार्लियामेंट में ही सारा लॉज बनेंगे। और ये लॉज अभी तक पहले किसके द्वारा बनाया जाता था, कंजर्वेटिव या मोनार्की के द्वारा बनाई जाती थी। अब देखो कितना बड़ा हलचल होने वाला है जर्मनी में, ठीक है। तो क्या इतना आसान लगता है कि जर्मनी जो है बन जाएगा, बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो जर्मन लोग आए थे एक साथ, जो जर्मन पीपुल जो एक साथ आए थे 1814 में पार्लियामेंट बनाने के लिए, उनको क्या किया गया, मोनार्की के मिलिट्री जो थे उनको क्या करते हैं, उनके जो मूवमेंट होता है नेशन बनाने का, उसको सप्रेस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। तो अब जब नेशनलिस्ट का काम खत्म हो जाता है, उन लोग देख लिए कि भाई अब जो है हम जीत नहीं पाते हैं, तो अब यहाँ किसका रोल होगा, यानी जर्मनी को जो है नेशन बनाने का काम किसका होगा, प्रशिया का होगा। ये प्रशिया क्या है, ये भी एक जर्मन कन्फेडरेशन का एक पार्ट था। जो 39 स्टेट था ना, उस एक स्टेट में प्रशिया भी आता था, जो पावरफुल स्टेट हुआ करता था, ठीक है। ये 39 जो कन्फेडरेशन स्टेट है, एक ऑस्ट्रिया और एक प्रशिया, यही दो जो है पावरफुल स्टेट था इसके अंदर, ठीक है, जर्मन के अंदर। तो प्रशिया जो है उस काम करेंगे, तो कैसे, वहां जो है प्रशिया टूक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब जो है नेशनल यूनिफिकेशन का काम जो है प्रशिया कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रशिया के एक चीफ मिनिस्टर होंगे जिसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। यहाँ से भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि ओटो वन बिस्मार्क कौन थे और कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि प्रशिया के थे, क्लियर। अब देखिए, ये ओटोमन साहब जो है, यही जो है इनिशिएटिव लेंगे नेशनल बिल्डिंग करने का। तो प्रशिया जो है क्या करते हैं, 7 ईयर्स वार जो है लड़ते हैं, किसके साथ, प्रशिया 7 युद्ध लड़ते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ 7 लड़ाइयाँ लड़ता है प्रशिया। और फाइनली जो है परिणाम क्या निकलता है कि प्रशियन आर्मी थे वो जीत जाते हैं, यानी प्रशियन स्टेट जो है जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो 1871 में वहाँ के प्रशिया के जो राजा थे, जिनका नाम है विलियम फर्स्ट, वो जर्मनी के राजा घोषित कर दिए जाते हैं। और इस तरह से जो है जर्मनी जो है एक यूनिफाइड नेशन बन जाता है, क्लियर। तो हम आगे का स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या बातें आती है। अब देखिए, स्टेप्स टेकन बाय प्रशियन स्टेट, यानी अब जो है यूनिफिकेशन का तो काम हो गया, तो यूनिफिकेशन का काम पूरा होने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एम्परर बन रहे हैं, राजा ही बन रहे हैं। तो राजा भी कुछ काम करेंगे, जैसे नेपोलियन राजा बन गया था और लोगों के लिए जो अच्छाई का काम होता था वही किया था। तो यहाँ भी नेपोलियन का देखा देखी जो है प्रशिया का जो राजा बना कुछ स्टेप लेते हैं ताकि जनता को खुश रखा जाए।
ठीक है। तो वहां पर क्या किया, मॉडर्नाइजिंग करने लगे। क्या मॉडर्नाइजेशन किया उन्होंने, करेंसी में जो किया, जैसे हम देखे थे कि जो दिक्कत होती थी जोल्बरीन, ठीक है, जोल्बरीन नाम का जो आया था 1834 में, याद है, यूनिफाइड कस्टम। तो यहाँ पर जो है करेंसी यूनिफाइड कर दिया, बैंकिंग सिस्टम में, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में ये सारी चीज़ें में जो चेंजिंग करने लगे। कहाँ, पर्शियन के जो एम्परर घोषित हुए थे ये सारी चीज़ में चेंज करने लगे और जनता खुश हो रहे थे, क्योंकि ये सारी चीज़ में बाधा आ रही थी जनता को। और जब बाधा आ रही थी, लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर रहे थे। जब एक दूसरे से मूव नहीं कर रहे होंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। जब एक दूसरे मिलेंगे जुलेंगे तो पहचानेंगे कैसे कि वो मेरा है, वो अपना है, कि वो अपना भाषा बोलता है, मेरी अपना जो है एक कस्टम लैंग्वेज वो भी शेयर करता है ना। तो इस सबको एक करने के लिए ही जो है ये सारा चीज़ किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया जर्मनी की बात। अब हम लोग देखते हैं इटली की बात। तो इटली में मज़ेदार की बात क्या है कि इटली जो है, थोड़ा सा मैं ये रफ डायग्राम किया हूँ इटली का, ठीक है, आपकी बुक में होगा ये ड्राइंग, अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये इटली जो है 7 स्टेट में बटा हुआ था, डिफरेंट 7 स्टेट में बटा हुआ था। और मज़ेदार की बात है, ये 7 स्टेट जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के द्वारा जो है गवर्न हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के द्वारा गवर्न हो रहा था। अगर हम देखें तो ये जो नॉर्थ का भाग है ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में था, ठीक है। और जो ये सेंट्रल पार्ट जो था ये ऑस्ट्रिया इसके ऊपर रूल कर रहा था। और जो ये साउथ का पार्ट जो है इस पर जो है स्पेन का जो राज था, स्पेन का जो यहाँ राजा थे बर्बन फैमिली के थे, वही इस पर राज कर रहे थे। यानी स्पेन यहाँ पर है, ये स्पेन है, तो ये स्पेन में भी बर्बन फैमिली है और फ्रांस में भी बर्बन फैमिली है, तो दोनों का रिलेशन था, ठीक है, दोनों रिलेटिव थे, यहाँ भी बर्बन फैमिली, यहाँ भी बर्बन फैमिली। क्लियर। तो ये सारा चीज है, तो हम देखेंगे इसका क्या जो है कैसे यूनिफाइड हुआ। तो मजेदार की बात है, ये इस एरिया को कहते हैं सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे चाल चला जाएगा, कैसे जो है प्रशिया जो जानता था, सॉरी इटली का जो वहाँ पर सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है, विक्टर इमैनुअल टू वहाँ का सार्डिनिया का पिडमोंट था। यहाँ पर देखोगे कि सार्डिनिया ही जो है, यहाँ पर देखोगे ये सार्डिनिया ही का एकमात्र ऐसा यहाँ पर शासन था, अकेला यहाँ शासन होता था, जो इटली का जो ओरिजिनल प्रिंसेस था उसके द्वारा यहाँ पर राज कर रहा था। बाकी इस एरिया को छोड़ दे तो सब जगह दूसरे दूसरे कंट्री का यहाँ पर क्या था, शासन हो रहा था, रूल हो रहा था। और यही विक्टर इमैनुअल जो है सार्डिनिया का जो था राजा था, और यही इनिशिएटिव लेगा कि भाई हम इटली को एक करेंगे। और ये विक्टर इमैनुअल का जो चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था कैवोर, ये भी 1 नंबर के लिए आता है क्वेश्चन कि कैवोर कौन थे, दिखना है, ठीक है। तो मजेदार की बात है कि कहा जाता है कि नेवर जो है ना तो रेवोल्यूशनरी थे और ना तो डेमोक्रेट थे, है ना। ये क्या करते थे, ना इटालियन लैंग्वेज ही बोलते थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, यानी फ्रांस का। तो बताओ ये जो है कैबोर साहब जो है और कंजर्वेटिव माइंडेड थे, कौन सा माइंडेड थे, कंजर्वेटिव माइंडेड थे। तो क्या इनको लोग इटली का पसंद करेंगे, लेकिन नहीं। इसीलिए मैंने लिखा कि ये जो है बहुत ही टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस करेंगे, मतलब ये इस तरह से नीति बनाएंगे कि भाई जो है हम इटली को एक कर देंगे, ठीक है। तो इसने सबसे पहला जो है कैबोर ने क्या किया कि फ्रांस को पहले सलटना चाहा। तो फ्रांस से क्या किया, संधि किया था, ठीक है, कि भाई हम आपकी जो याद कीजिए कि ये जो यहाँ पर फ्रांस के, इसका थोड़ा सा वीडियो डिटेल होगा, अगर इसके बारे में बताने लगेंगे तो कभी फिर वीडियो बता देंगे, ठीक है। तो फ्रांस को जो है ये मदद किया था कभी न कभी, कौन, कैबोर ने मदद किया था, ठीक है। जबकि वो जानता था कैबोर कि हम इतनी छोटी सी स्टेट में रूल कर रहे हैं और इतने बड़े फ्रांस को हम मदद करें, क्या एक्सेप्ट करेगा। लेकिन फ्रांस जो है खुश हो जाता है कि चलो कम से कम ये तो आया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। तो किसके मदद करेंगे, ऑस्ट्रिया के साथ वार होता है फ्रांस का, जो है फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों जो है एक दूसरे का पक्का दुश्मन हुआ करता था। तो यही कैबोर साहब जो बोले थे फ्रांस को कि भाई हम आपका ऑस्ट्रिया की लड़ाई में हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चलो भाई कम से कम आया तो मेरे तो पक्ष में, तो खुश हो जाता है। तो यही इसीलिए मैं बोला टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, ठीक है, अलायंस कर लेता है फ्रांस के साथ। और फलता क्या होता है, फ्रांस के साथ जो है ऑस्ट्रिया को हरा देता है,
कब? 1859 में। ठीक है, तो अभी देख रहे थे यहाँ पर ऊपर के फिगर में, यहाँ ऑस्ट्रिया का रूल कहाँ था? ये देखिए ऑस्ट्रिया का कहाँ पर रूल हो रहा था? आप देख रहे हो ना यहाँ पे नॉर्थ में। ठीक है, ये नॉर्थ जो पार्ट है किसके अंडर में था? ऑस्ट्रिया के अंडर में था। और इस सेंट्रल पार्ट किसका था? पोप का, पोप के अंडर में था। क्लियर? सॉरी अगर मैं गलत बोल दिया होगा, पोप जो है सेंट्रल पार्ट जो है ऑस्ट्रिया का नहीं। ठीक है, ये जो सेंट्रल पार्ट किसका अंडर में था? पोप के अंदर में। और ये जो नॉर्थ पार्ट किसके अंडर में था? ऑस्ट्रिया का। तो सबसे पहले चैलेंजेस कैबुर को कैसे आया कि ऑस्ट्रिया को पहले खत्म करे और नॉर्थ को हम एक कर ले। तो नॉर्थ को एक करने के लिए क्या किया? ये देखा कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया की बनती नहीं है, इसलिए फ्रांस के साथ जो है एक संधि किया और फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया को हरा देता है। और जब ऑस्ट्रिया हार जाता है तो नॉर्थ जो है क्या है? ऑस्ट्रिया के चंगुल से निकल जाता है। इस तरह से जो है नॉर्थ पार्ट क्या कर लेगा? एक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1859 में। उसके बाद एक और आते हैं क्रांतिकारी जिनका नाम होता है जूसेफ गैरिबाल्डी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये जा करके साउथ में, ठीक है, ये साउथ में, ये जो साउथ पार्ट है यहाँ पर जहाँ पर स्पेन का कंट्रोल है, यहाँ पर जा करके क्रांतिकारी हैं। अब जा करके यहाँ लोकल लोगों से, जो भी लोकल पीजेंट्स थे वहाँ के साथ जो है मिल जुलते हैं, इनको समझाते हैं, है ना, सपोर्ट पाते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए एक कर रहे हैं, तुम्हारे नेक काम के लिए कर रहे हैं। तो मान जाते हैं लोग, फिर ठीक है हम आपकी सहायता करेंगे। और इनके सहायता से स्पेन को भी यहाँ से खदेड़ दिया जाता है और साउथ भी जो है क्या? स्पेन के चंगुल से निकल जाता है। तो मेरा काम आसान हो गया, एक तो नॉर्थ मेरा यूनिफाइड हो गया और साउथ भी यूनिफाइड हो गया, बच गया बीच में सेंट्रल वाला पार्ट पोप। तो पोप को भी जो है इसने जो है अपने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक से इसको भी जो है कंट्रोल कर लिया जाता है। वो लंबी कहानी हो जाएगी, बाद में बताएंगे कैसे, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं बता दिया कि फाइनली जो है सेंट्रल पार्ट को भी जो है इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं 3 फेज में जो है इटली का भी जो है यूनिफिकेशन हो जाता है। कब? 1861 में। और इसका राजा किसको घोषित किया? विक्टर एमेनुअल II को। क्लियर? इस तरह से ये भी यूनिफाइड हो गया। तो 3 स्टेप में आपको लिखना है जर्मनी का भी यूनिफिकेशन और 3 स्टेप में इसको लिखना है, काम खत्म। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट लेना है और आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन मजेदार की बात यह है, अभी तक हम देख रहे हैं कि नेशन बनाने के लिए और उनके अंदर फीलिंग्स डालने के लिए हमको वार की जरूरत पड़ रही है, हमको रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ रही है ना। लेकिन हम ब्रिटेन केस में देखेंगे कि यहाँ पर ना तो कोई लड़ाई होती है, ना तो कोई क्रांति होती है, लेकिन एक नेशन बन जाता है। इसीलिए यहाँ टाइटल देख रहे होंगे अब, स्ट्रेंज केस। कैसा केस था? इसीलिए स्ट्रेंज केस था, ना तो यहाँ वार हुआ था, ना तो कोई रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पर एक नेशंस के रूप में ब्रिटेन को देख पा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो है कोई ब्रिटेन नाम का कोई नेशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, कोई ब्रिटेन नाम का कोई नेशन नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पर देखिए क्या था बात कि यहाँ यूरोप में एक आइलैंड था जिसका नाम था ब्रिटिश आइजल्स। ठीक है, आइजल्स मीन्स क्या है? आइलैंड। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप हुआ करता था, जिसमें एक जो एथनिक ग्रुप रहते थे, जैसे कि इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉट या आयरिश थे, है ना। ये सारे के पास एथनिक ग्रुप था। एथनिक ग्रुप का कहने का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया है, जिनके पास डिफरेंट लैंग्वेज और कस्टम है, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज कस्टम्स बोला जाता था। तो इस जो है आइलैंड में ये सारे लोग रहते थे, इंग्लिश रहते थे, वेल्स रहते थे, स्कॉटलैंड, अलग अलग नेशन रहते थे। लेकिन मजेदार की बात क्या है, ये सारे एक हो जाएंगे और एक अलग नेशन बन करके आएगा, जिसको आज हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, तो देखें कि कैसे हुआ। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपबिल और रेवोल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। जैसा मैंने बोला कि ये कोई ना तो क्रांति का और ना कोई उथल फथल का कोई एक कारण बना था, बल्कि ये लंबा एक प्रोसेस है कैसे बना। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश नेशन पहले कैसे आया, यानी वो ब्रिटिश आइलैंड्स में जो इंग्लिश नेशन था वो धीरे धीरे जो है
पावरफुल बन रहा था, क्योंकि अपने यहाँ फैक्ट्री उक्ट्री बना लिया था। फैक्ट्री बनाने के कारण जो है मशीन्स यूज ज़्यादा हो गए थे, तो धीरे धीरे इसके पास वेल्थ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता था। जिसके पास वेल्थ कंसंट्रेशन यानी पैसा का जो है जमा होता है, वो ज़्यादा कंट्री पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ भी जो है उसके पास वेल्थ बढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जिसके कहा जाता है जिसके पास पैसा उसी के पास ताकत है। तो अभी क्या करेगा कि ये जो है अब जो इससे कमजोर वाले नेशन है उसके ऊपर अपना धाक जमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसने जो है 1868 में क्या किया कि वहाँ की जो मोनार्की थे, यानी इंग्लिश के जो मोनार्की थे, उनके पावर को ही खत्म कर दिया 1688 में, और एक नया कंट्री एक नया बनता है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड यानी इंग्लिश का लैंड इंग्लैंड। ठीक है, यानी राजा रानी का काम खत्म कर दिया इंग्लिश वाले ने, और वहां पर एक नए नेशन का ही नाम दे दिया इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कैसे आया देख लिए। अब इंग्लैंड क्या करेगा, यहाँ पर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन होता है। एक्ट ऑफ यूनियन होगा किसके किसके बीच में होगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन, मतलब स्कॉटलैंड को भी हम एक करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहा है, इंग्लैंड। कब, 1707 में। ठीक है, तो इसके तहत क्या होगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। यानी अभी जो है मोनार्की को खत्म करके इंग्लिश वाला क्या बन गया, इंग्लैंड बन गया। और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया, उसके तहत स्कॉटलैंड को भी अंदर मिला लिया, अपने शामिल कर लिया, इंग्लैंड अपने में शामिल कर लिया, और क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, यानी स्कॉटलैंड का भी और इंग्लैंड को दोनों को मिला लिया। क्लियर। अब क्या होता है, जब स्कॉटलैंड को अलग एक कर लेता है तो यहाँ पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्कॉटलैंड का अपनी भाषा है, अपनी कल्चर है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है। तो अब वहाँ पर क्या पड़ेगा, यानी इंग्लैंड वाले जो है ग्रेट जो है वहाँ अपना जो है थोपना चाहेंगे। क्या क्या, देखिए, इन स्कॉटलैंड ने डिस्ट्रिक्ट कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वे सिस्टमली सप्रेस। अब धीरे धीरे क्या है, इंग्लैंड वाले क्या करने लगे, जो उनके कल्चर है स्कॉटलैंड का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, सबको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, है ना। और जो वहाँ पर गैलिक लैंग्वेज बोली जाती थी, यानी स्कॉटलैंड में कैसी लैंग्वेज बोली जाती थी, गैलिक लैंग्वेज, उसको भी खत्म कर दिया, यानी आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, है ना। और जो उनका ड्रेस होता था स्कॉटलैंड का, देखते होंगे कि हाफ नी के जो है नी तक पहनते थे कपड़ा, उसको भी जो है उसको बंद कर दिया गया, है ना। अब वहां पर लार्ज नंबर स्कॉटलैंडर्स वर फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होम। अब मजबूरन जो है बहुत कोई क्या किया गया, स्कॉटलैंडर्स जो थे अपना घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। क्यों, क्योंकि अब वो एक ऐसा नेशन में शामिल होने जा रहे हैं जो उनको पसंद ही नहीं आएगा। अपनी भाषा छोड़ करके कैसे उनकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी कल्चर को छोड़ करके उनकी कल्चर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सब कहानी हो रहा है। अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑन आयरलैंड। आयरलैंड में कैसे हुआ, तो वहां भी सेम सिचुएशन होता है। अब आयरलैंड में क्या होता है, दो ग्रुप रहते हैं, एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप के रहते हैं और एक कैथोलिक्स रहते हैं, यानी दोनों चर्च क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन का डिवीजन है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट्स वाले क्या होते हैं, ये प्रगतिशील विचार वाले होते हैं, मॉडर्न तरीके से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कैथोलिक्स क्या होते हैं, ये जो है पुराने विचारों से मिल खाते हैं। तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स क्या होता है, इसकी अपनी एक कहानी है, इसको बाद में कभी डिटेल करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही जान लीजिए। आयरलैंड में दो ग्रुप में बटे हुए थे क्रिश्चियन, एक कैथोलिक्स एक प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, अब क्या है, इंग्लिश भी क्या थे, इंग्लिश जो थे प्रोटेस्टेंट वाले ग्रुप में थे। तो जाहिर सी बात है, इंग्लिश जब प्रोटेस्टेंट लाएंगे तो कैथोलिक्स के ऊपर क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे, इनको सताएंगे, है ना। तो वही चीज किए कि जो इस आयरलैंड में जो कैथोलिक्स थे उस पर क्या करेंगे, ये अत्याचार करेंगे। और जब अत्याचार करेंगे तो अंततः जो है उन लोग हार मान करके सरेंडर ही करने वाले हैं। तो आयरलैंड क्या किया, देखिए यहाँ पर आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। और आयरलैंड को भी जो है 1801 में शामिल कर लिया जाता है, और इस तरह से एक नया नेशन बन के आता है जिसको बोलते हैं ब्रिटिश नेशन। ठीक है, समझ में आया। और ये ब्रिटिश नेशन पर किसका बोलबाला है, इंग्लिश कल्चर का है। अभी हमने देखा कि कैसे। क्लियर।
तो उम्मीद है कि अब बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ हमने देखा कि कोई भी वार नहीं हुआ, कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ, लंबे तरीके से प्रोसेस चल रहा है। पहले क्या किया इंग्लिश वाले ने, मोनार्की को खत्म किया अपने यहाँ, उसके बाद स्कॉटलैंड अंदर कर लिया, यूनाइटेड किंगडम बन गया 1707 में। उसके बाद फिर स्कॉटलैंड को अंदर किया, उसके बाद लास्ट आयरलैंड को कर लिया। और जब एक नया नेशन बन गया ब्रिटेन, ठीक है, तो अब वहां पर एक पहचान बनेगी, एक कॉमन आइडेंटिटी बनेगी, पहचान बनेगी, ताकि जितने लोग यहाँ जितने भी लोग रह रहे हो सब में एकता की भावना करना है। और इसी एकता भावना को तो हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। तो फीलिंग्स लाना है कि भाई अब तुम अलग अलग नहीं हो, अब एक ही बाउंड्री के अंदर एक ही तुम्हारा बाउंड्री होगा, नेशन होगा, जिसके अंदर सबको मानना होगा सेम चीज। तो क्या है, ब्रिटिश फ्लैग। तो वहां के लिए ब्रिटिश फ्लैग निकाला गया। ब्रिटिश फ्लैग क्या है, यूनियन जैक। तो ये भी आपका एक नंबर के लिए एमसीक्यू यहाँ क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ब्रिटिश ने का फ्लैग का क्या नाम है, यूनियन जैक नाम है। ठीक है, वहाँ का नेशनल एंथम क्या बन के आया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो ये ब्रिटेन का जो है ये नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जो बन करके नए कंट्री में आया। क्लियर। कंक्लूजन क्या हुआ, तो कंक्लूजन इस चीज का यही हुआ कि नो वार रेवोल्यूशंस टुक प्लेस, but after a long process a new nation Britain came into existence. That is why some scholars says the model of the nation. इसलिए कोई स्कॉलर्स इसको कोई स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि ये मॉडल ऑफ द नेशन, नेशन बनने का ये मॉडल है ब्रिटेन। तो मॉडल किस लिए, देखा कि यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई रक्त नहीं बहा, कोई नरसंहार नहीं हुआ, एक अच्छी तरीके से जो है शांति तरीके से जो है हम एक नए नेशन का क्रिएट किया। अभी तक नेशन बनाने के लिए बहुत ही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाया है, आप उसको सॉल्व करें और प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लग रही है। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।